Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of December 2024. 4 दिसंबर 2024 का एनालिसिस देखेंगे. आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो. आज मैं 100 लाइक्स का टारगेट बनाया है. अब आप लोग को सफल करने में कैसे मदद करोगे देख लेना. बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, छोटे छोटे ख्वाब देखता हूँ मैं भी. तो 100 लाइक्स का टारगेट है. प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड. आप जो भी वीडियो देखें इसको लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है ना. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर. बहुत ही प्यारा न्यूज़पेपर आज का. इतने अच्छे अच्छे आइटम्स आए हैं न्यूज़ के, मजा आने वाला है. यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से भी 2-3 क्वेश्चन अच्छे मिल गए हैं. तो देखते हैं. स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बैक ऑफ द न्यूज़पेपर. सबसे पहली न्यूज़ जो है वो सऊदी अरेबिया से आ रही है. इस सऊदी अरेबिया में COP 16 हो रहा है. अब इस साल तो इतने COP हुए हैं आप लोग को भूल भी जाएगा, लेकिन याद रखना COP 16 किसका है ये. इस बार ये है ड्रॉट एंड डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए. कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रॉट एंड डिजर्टिफिकेशन. तो ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ही होता है, ऑब्वियस सी बात है. COP 16 है इस बार. रियाद सऊदी अरेबिया में हो रहा है. रियाद सऊदी अरेबिया में हो रहा है. तो अब सबसे पहले बात UN कन्वेंशन की बात कर लेते हैं. देयर इज अ UN कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन. UNCCD बोलते हैं उसको, ठीक है ना. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन. याद रखेगा ये 17 जून 1994, 17 जून 1994 को अडॉप्ट हुआ था. और ये फोर्स में कब आया था? ये फोर्स में आया था 1996 में. तो 2 इंपॉर्टेंट डेट्स इस कन्वेंशन से रिलेटेड है, आप लोग याद रख सकते हैं. 1994 में ये अडॉप्ट हुआ था और 1996 में ये फोर्स में आया था. इसका मेन एम है, इसमें आई थिंक 197 के अप्रॉक्स पार्टीज हैं, 197 पार्टीज हैं. इसका मेन एम है जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिक्लेम करना है और लैंड के डिग्रेडेशन को रोकना है. दैट इज द मेन एम. डिजर्टिफिकेशन को रोकना है, ठीक है ना. एंड डिजर्टिफिकेशन हो भी रहा है. व्हाट अदर कंट्री बेटर देन सऊदी अरेबिया फॉर दिस. सऊदी अरेबिया को चुना गया है टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन COP 16 के लिए, ठीक है ना. एंड सऊदी अरेबिया के बारे में थोड़ा बताया गया कि इट अकाउंट्स फॉर नियरली 75% ऑफ वेस्ट एशियन इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट टेक्नोलॉजी. काफी आगे है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में. हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि भैया ये ग्रीन वॉशिंग है. देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैंने एक दिन आपको ग्रीन वॉशिंग बताया भी था. तो लिखा है, क्रिटिक्स ने कहा है कि ये ग्रीन वॉशिंग है, जो दिखावा है उनका. ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक्चुअली में इन्वायरमेंटली सेंसिटिव नहीं होते हो, लेकिन आप दिखावा खूब करते हो. मतलब एक्चुअलिटी में आप कुछ और रहती है और आप फेकनेस के साथ दिखाते हो कि हाँ आप बहुत क्लाइमेट के लिए खर्चा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए खर्चा कर रहे हो. तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. इसके अलावा सऊदी अरेबिया के 1-2 प्रोग्राम्स के बारे में भी लिखा है, जैसे कि मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव. सऊदी अरेबिया का एक इनिशिएटिव है. देखिए हर जगह सो कॉल्ड लिखा है, सो कॉल्ड मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव. इसका एम है बेसिकली प्लांटिंग 10 बिलियन ट्रीज, है ना, और 10 बिलियन ट्री प्लांट करना है. दिस इज एज पर देयर इनिशिएटिव, है ना. तो दैट दीज आर सम द थिंग्स कि सऊदी अरेबिया एक तो थोड़ा ग्रीन की तरफ बढ़ रहा है. दैट इज वन रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. एंड अब सऊदी अरेबिया किस तरीके से अपने डिजर्टिफिकेशन को तो रोकना ही चाहता है. सो दैट इज वन थिंग. दूसरी जो न्यूज है वो है साउथ अफ्रीका से आ रही है कि साउथ अफ्रीका इस बार G20 का हेड बना है. तो साउथ अफ्रीका जो है इसके पास प्रेसिडेंसी आ गई है G20 की, है ना. एंड इट इज द फर्स्ट बाय एन अफ्रीकन नेशन, द फर्स्ट टाइम एन अफ्रीकन नेशन इज हेडिंग G20 प्रेसिडेंसी उसके पास है. एंड इस बार उनका ये कहना है कि वो अपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने रखेंगे. G20 के मेंबर्स अगर मैं बताऊं तो 19 तो कंट्री मेंबर्स हैं, 19 सॉवरेन नेशंस हैं और 2 यूनियंस है. कौन कौन से? एक तो अफ्रीकन यूनियन है और यूरोपियन यूनियन है. अफ्रीकन यूनियन हाल ही में आया था, है ना. तो G20 के टोटल 21 हो गए, 19 तो सॉवरेन नेशंस हो गए और एक अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन. इसमें लगभग 85% ऑफ ग्लोबल GDP एंड 3/4 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. 19 जो कंट्रीज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. 19 कंट्रीज हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये 19 कंट्रीज हो गई, ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. मजा आ रहा है आप लोग को सुनने में. आगे मूव करते. तीसरा देखो, ये न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बहुत कम लोग बताएंगे. द पार्थिनॉन मार्बल्स. ये पार्थिनॉन मार्बल्स या एल्गिन मार्बल्स, इनको एल्गिन मार्बल्स भी कहा जाता है. व्हाट आर दीज? तो एक्चुअली पार्थिनॉन नाम की एक जगह है जो कि ग्रीस में थी, बहुत पहले से है. पार्थिनॉन नाम की जगह है जो कि ग्रीस में थी. वहां के ये एक पार्थिनॉन नाम का एक टेम्पल भी था वहां पे, है ना. पार्थिनॉन सिटी थी, वहां पे टेम्पल था पार्थिनॉन का. उसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स दिख रहे हैं ना, ये
वहां पे थे, है ना। और ये बहुत पुराने हैं, 1200 बीसी, 2000 बीसी और 300 बीसी, 500 बीसी, ऐसा इनका टाइम पीरियड है। तो वहां से ब्रिटेन ने अभी लगभग 1800 के आसपास वहां से ये चोरी करके अपने कंट्री में लाते। ग्रीस और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई का कारण भी है एक, मतलब बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक इशू भी है बिटवीन ग्रीस एंड ब्रिटेन, द पार्थिनॉन मार्बल्स। इनको एल्गिन मार्बल्स भी कहा जाता है। एल्गिन मार्बल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको थॉमस ब्रूस 1800 के आसपास थॉमस ब्रूस लेकर के आए थे ये सारे ब्रिटेन, और वो 7th अर्ल ऑफ एल्गिन थे। ही वॉज द 7th अर्ल ऑफ एल्गिन। एक पोस्ट होती है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि लॉर्ड क्लाइव लॉर्ड था, ये था, तो उसी तरह एक पोस्ट होती थी अर्ल ऑफ एल्गिन। तो ही वॉज द 7th अर्ल ऑफ एल्गिन, थॉमस ब्रूस, है ना। तो ये याद रखिएगा, इनको एल्गिन मार्बल्स भी कहा जाता है। पार्थिनॉन मैंने बताया एथेंस में है। एथेंस में टेम्पल भी था ग्रीस में, जो एंशियंट ग्रीस में बना हुआ था, और वहां से इसको लाया गया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ये बहुत अच्छी न्यूज आर्टिकल मुझे लगी थी और कुछ बिल्कुल नया सीखने को एकदम से मिला जिसमें। नॉर्वे पार्लियामेंट ने वोट किया है टू एक्सटेंड द वुमेन्स एबॉर्शन राइट फ्रॉम 12 टू 18 वीक्स। तो अभी तक नॉर्वे में जो एबॉर्शन राइट थे वो बहुत ही लिमिटेड थे, यानी कि केवल 12 वीक तक थे, है ना। एंड 12 वीक तक भी विद अप्रूवल ऑफ मेडिकल कमिटी, जिसमें 2 डॉक्टर होंगे, एक मेल एंड फीमेल, है ना। तो ये एक तो ये था। अब ये जो लॉ था ये 1978 से चल रहा था नॉर्वे में। दिस लॉ वाज गोइंग ऑन फ्रॉम 1978। सो नाउ दे हैव चेंज दिस लॉ एंड वहां पे वोटिंग हो गई है टू इंक्रीज दिस टाइम पीरियड फ्रॉम 12 वीक टू 18 वीक, है ना, ताकि जो मदर है उसको भी सोचने का थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाए। प्लस जो पुराना लॉ था काफी कंजर्वेटिव और पैटर्नलिस्टिक लॉ था। दिस इज व्हाट द पीपल देयर आर सेइंग कि ओल्ड सिस्टम जो था इट वाज ऑब्सोलीट, कंजर्वेटिव एंड पैटर्नलिस्ट, है ना। तो नाउ दिस इज द न्यू सिस्टम इन नॉर्वे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। द न्यू यूएन फिगर्स रिवील ह्यूज कॉस्ट ऑफ ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन। अब चूंकि डेजर्टिफिकेशन का सीओपी है तो थोड़ा डेजर्टिफिकेशन के कारण जो लॉस हो रहा है वो भी देख लीजिए। जो ऑथर ने फिगर्स हैं ये आप उसी न्यूज में ऐड कर सकते हैं। ये ग्लोबल लॉसेस जो होते हैं ड्रॉट से वो लगभग $307 बिलियन के आसपास होते हैं, $307 बिलियन। एंड वर्ल्ड का लगभग 40% का लैंड डिग्रेडेड है। ड्रॉट्स आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर सीवियर, है ना। और 2000 से अगर हम कंपेयर करें अभी 2024 तक, तो लगभग 29% ज्यादा ड्रॉट के केसेस बढ़ चुके हैं। दीज आर द फिगर्स, दीज आर द लूपिंग फिगर्स विच आर देयर। एंड अच्छा, सीओपी 16 तो चलो मैंने आपको बता दिया। सीओपी 15 याद रखना 2022 में हुआ था। और कोट आई डिवॉयर, ये आपने नाम सुना होगा ना, आइवरी कोस्ट जिसको बोलते हैं, तो पोर्ट आई डिवॉयर में हुआ था सीओपी 15। तो ये भी आप अलग से ऐड कर लेना, ठीक है ना। कहीं पूछ लेता है मैच द कॉलम वॉलम में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द टॉक्सिन्स ऑफ 1984 भोपाल डिजास्टर। अब ये चूंकि 40 ईयर्स हो चुके हैं भोपाल डिजास्टर को, तो उसको एक रेमिनिसेंस उसको याद करने के लिए कि 40 ईयर्स हैव बीन पास्ड। 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, जब यूनियन कार्बाइड प्लांट जो था, मैं थोड़े फैक्ट आपको बताता हूँ। यूनियन कार्बाइड प्लांट से टॉक्सिन्स निकलना रिलीज होना शुरू हो गए थे। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो था प्लांट, इट वाज इन भोपाल। 1960s में इसको बनाया गया था टू मैन्युफैक्चर एन इंसेक्टिसाइड। उस समय एक इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करता था जिसका नाम था कार्बारिल। याद रखिएगा, कार्बारिल वाज द इंसेक्टिसाइड व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड। एंड इस कार्बारिल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज क्या होता था, मिथाइल आइसोसाइनेट और 1 नैप्थॉल। याद रखिएगा, 1 नैप्थॉल और मिथाइल आइसोसाइनेट यूज होता था। मिथाइल आइसोसाइनेट जो होता है हाईली टॉक्सिक कंपाउंड होता है और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एंड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है। दिसंबर की जो 2 दिसंबर की रात थी, मिडनाइट थी, तो एक लार्ज जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है, इट एंटर्ड अ टैंक स्टोरिंग MIC। मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट जो होता है उसके अंदर पानी बहुत चला गया, और जो कूलिंग यूनिट थी दैट वाज नॉट दे वेल अप टू डेट देयर। तो कूलिंग यूनिट के ना होने के कारण से वो फिर वेपर बनने लगा, हीट प्रोड्यूस होने लगी, MIC के वेपर बने और MIC का वेपर पूरे एरिया में फैल गया। मोस्ट ऑफ द पीपल वर अस्लीप। और इसमें जो लॉस हुआ था, इट कैन बी कॉल्ड द चेरनोबिल ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं। इसमें जो लॉस हुआ था वो डेथ हुई थी लगभग 3787 लोगों की, इंजरी हुई थी 5,58,000
58,125 लोगों की, और उसमें 3900 यानी 3,900 आर परमानेंटली डिसेबल्ड। अब आप देख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस भोपाल गैस ट्रेजेडी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी। एंड बहुत सारे लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे वो भाग गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम था यूसीसी का जो चेयरमैन था वॉरेन एंडरसन। ही लेफ्ट इंडिया आफ्टर द डिजास्टर, एंड उसको कैसे जाने दिया आई डोंट नो स्टिल व्हाट पॉलिटिक्स वाज इन्वॉल्वड इन दैट केस, बट दैट वाज अनफॉर्चुनेट, क्वाइट अनफॉर्चुनेट फॉर अस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज अराउंड द पार्डनिंग पावर। अब ये पार्डनिंग पावर के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। क्यों? कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूएस का जो प्रेसिडेंट था जो बाइडेन, उसने अपने आई थिंक बेटे को पार्डन कर दिया फ्रॉम ऑल द केसेस, जो क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर चल रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेसिडेंट को करता है कि यू कैन ग्रांट पार्डन इन एनी केस एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इम्पीचमेंट। मतलब इम्पीचमेंट छोड़ के बाकी हर केस में आप पार्डन कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के यूएस प्रेसिडेंट की जो पावर हो गई पार्डन की, वो एब्सोल्यूट पावर हो गई क्रिमिनल ऑफेंसेस में। प्लस आप इसको चेक भी नहीं कर सकते, मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट वहां की जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी नहीं ले सकती है। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग। और ऐसा नहीं कि ये केवल जो बाइडेन कर रहे हैं, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया हुआ है, बिल क्लिंटन ने भी किया है। बिल क्लिंटन ने तो अपने आखिरी दिन अपने हाफ ब्रदर को पार्डन किया था। जो बाइडेन ने ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे के ससुर को फ्री को किया हुआ है ना। तो पार्डन इज अ रिलीफ फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट। और ये पार्डन यूएस प्रेसिडेंट कभी भी दे सकता है, मतलब कि स्टार्ट में भी दे सकता है, एंड में भी दे सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और टर्म यहां पे आया था, देखो लिखा है पार्डन ऑफ द लीडर्स ऑफ द विस्की रेवेलियन। अब ये विस्की रेवेलियन क्या है? यूएस का रेवेलियन है। तो विस्की रेवेलियन जो है इट वाज अगेंस्ट फेडरल टैक्स। याद रखिएगा, ये जॉर्ज वॉशिंगटन ने दिया था ये पार्डन, विस्की रेवेलियन। इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेडरल टैक्स। सब चूंकि आया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी यूपीएससी ना पूछे, शायद पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखना विस्की रेवेलियन, आंसर राइटिंग में तो अच्छा ही आएगा। इंडिया की जो पार्डनिंग पावर्स हैं वो आर्टिकल 72 और 161 में है। 72 में प्रेसिडेंट के पास, 161 में गवर्नर के पास है। एंड दे कैन ग्रांट पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्राइव। ये आपको पता होना चाहिए। पार्डन मतलब फुल पार्डन हो जाता है। कम्यूटेशन मतलब कि मतलब एक पनिशमेंट को शिफ्ट करके दूसरी पनिशमेंट कर देना, है ना। रिमिशन मतलब उसी सजा को थोड़ा कम कर देना है। 20 साल की सजा है तो भैया 10 साल कर दो, ठीक है ना। रिस्पाइट मतलब यानी कि कोई स्पेशल केस है, मतलब प्रेगनेंसी का केस है, तो उसको थोड़ी दिनों के लिए अपनी जैसे कम्यूट कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, रिस्पाइट, है ना। एंड देन रिप्राइव इज अगेन देयर। तो ऑल दीज आर देयर। आई होप यू गॉट। रिप्राइव तो मतलब वही है कि जब तक मतलब आपको पार्डन, मतलब आपको अगर डेथ पेनल्टी है तो थोड़े दिनों के लिए वो टल जाएगी, अगर आप कोई दूसरी वो यूज कर रहे हैं तो दीज आर द मेथड्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब याद रखना, लेकिन हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपन जो पार्डन पावर है वो भी अंडर जुडिशियल रिव्यू है। तो दैट इज वन थिंग। देखो लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट इन ए पुरु सुधाकर केस हैज हेल्ड दैट द एक्सरसाइज ऑफ पार्डनिंग पावर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, मालाफाइडीज एंड एक्सट्रीनियस कंसिडरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने एपुरु सुधाकर केस में कहा हुआ है ना, 2006 में। तो दैट इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। द सैलियंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब आपको ऑलरेडी कई बार मैंने बताया है, ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो संभल मॉस्क है उसके लिए पिटिशनर्स ने ये कहा है कि यहाँ पे पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था और उसको 1529 में बाबर ने ढा करके ये मस्जिद बनाई है। सो दिस इज द थिंग। संभल उत्तर प्रदेश में है, आपको ये भी पता होगा। 1991 में ये एक्ट लाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। एंड इसमें मेन चीज ये है कि ये कहा गया कि द लॉ प्रिजर्व्स द कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस। मतलब जो प्लेस का जो कैरेक्टर है, चाहे इस्लामिक कैरेक्टर है, चाहे हिंदू कैरेक्टर है, चाहे क्रिश्चियन कैरेक्टर है, जिस प्लेस का जो भी कैरेक्टर रहा है 15 अगस्त 1947 के दिन, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। द एक्ट स्ट्रिक्टली फॉरबिड्स। एक्ट सेक्शन 3 जो आप पढ़ेंगे तो कहता है इट फॉरबिड्स द कन्वर्जन आइदर इन होल और इन पार्ट, है ना। या तो आप आधे अधूरे में भी नहीं कर सकते चेंज, ना ही आप पूरे में चेंज कर सकते हैं। ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ वन रिलीजियस डिनोमिनेशन टू अनदर रिलीजियस डिनोमिनेशन। एक धर्म से बदल के दूसरे धर्म का नहीं कह सकते। हालांकि राम जन्मभूमि डिस्प्यूट अयोध्या का जो था वो एक्सप्लिसिटली एग्जेम्प्टेड था इस एक्ट से, है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसी के कंटेक्स्ट में तो लाया गया था इसको, तो उसको एग्जेम्प्ट रखा गया था इससे। अदरवाइज बाकी सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे, ठीक है ना।
तो दैट इज वन थिंग। अब इसको चैलेंज किया गया है, कई बार पिटिशनर्स ने चैलेंज किया है। क्यों चैलेंज किया है इस एक्ट को? क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई अगर आप इस तरह से रोकथाम लगा दोगे चेंज करने में, तो हम तो कभी, जो हिंदूज का कहना ये है कि वो रिक्लेम नहीं कर पाएंगे अपने जो उनके पहले के टेम्पल्स रहे हों, वो ऐसे जगह जहाँ पे जिसको मुगल्स ने इन्वेड किया है, ऐसे प्लेसेस को रिक्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। नाउ अभी इतनी ये जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो फिर ये केसेस एक्सेप्ट क्यों किए जाते हैं? इसका रीजन ये है कि 2022 के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ऐसी चीज बोल दी थी, एक ऐसी ओरल चीज बोल दी थी जिस कारण से ये सब हो रहा है। उनका ये कहना था कि ठीक है, हम कैरेक्टर चेंज भले ना करें, लेकिन एक इंक्वायरी तो कर ही सकते हैं ना कि इसका रियल कैरेक्टर क्या है। नाउ दिस इज व्हाट हैज लेड टू सो मेनी पिटिशंस गोइंग ऑन, है ना। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और इस आर्टिकल में कि ओरल ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो फॉर्मल नहीं होते, वो फॉर्मली रिकॉर्ड नहीं होते, इसलिए उनका कोई बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होता। आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है, तो ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि जो भी ओरल ऑब्जर्वेशंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ऑर्डर में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं फॉर्मली, एंड इसीलिए उनकी कोई बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होती है, तो ये याद रखना। आगे देख लेते हैं, लोकल एक्शन एमिड्स ग्लोबल इनर्शिया। ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है COP 29 के ऊपर। क्यों लिखा गया मैं आपको देखो, आज एक आर्टिकल, दो आर्टिकल ये भी आपको COP 30 के लिए मिलेगा, ये भी आपको NCQG मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज है, ये देखो, ये न्यूज आर्टिकल मैं दिखा देता हूं पहले आपको। आज है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे जो होता है वो 4 दिसंबर को होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे जो होता है वो 4 दिसंबर को होता है, ठीक है। अब इसी न्यूज में पहले मैं आपको एक बार कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बता दूं। ऑथर ने केवल ये कहा है कि भाई क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाना है। IUCN ये लिस्ट निकालता है, रेड लिस्ट निकालता है, रेड डेटा लिस्ट, उसको आप लोग देखिए। इसमें 9 स्पीशीज स्पेशली ऐसी हैं जो एंडेमिक इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। एंडेमिक मतलब कि केवल वो इसी रीजन में पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती, इसलिए उनको तो बचाना जरूरी ही है। वो कौन सी स्पीशीज है देख लीजिए। एक है कश्मीर स्टैग या हंगुल इसको बोलते हैं, दूसरा है मालाबार लार्ज स्पॉटेड शिवे, तीसरी है अंडमान श्रीयू, चौथी है जेनकिंस श्रीयू, पांचवी है निकोबार श्रीयू, छठवीं है नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल, सातवीं है लार्ज रॉक रैट, फिर है आपका लीफ-लेटेड लीफ नोज्ड बैट, लीफ-लेटेड लीफ नोज्ड बैट। तो ये स्पीशीज आपको याद रखनी है, जो कि 8 ऐसी हैं जो एंडेमिक है। ये 8 स्पीशीज हैं। मैमल्स की 9 स्पीशीज में से ये 8 स्पीशीज ऐसी हैं जो एंडेमिक हैं, ठीक है ना। तो ये 8 मैंने आपको नाम बता दिए, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। वैसे बर्ड्स में जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और कौन सी स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कौन कौन सी और है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल की हम बात कर रहे थे एडिटोरियल की, लोकल एक्शंस एमिड ग्लोबल इनर्शिया, ये बता रहा है कि किस तरीके से COP 29 में जो बात हुई कि भैया हम $300 बिलियन देंगे 2035 तक एनुअली $300 बिलियन देंगे। इट इज टू लिटिल एंड टू लेट, है ना। तो सबसे पहले तो ऑथर ने कहा कि टू लिटिल है एंड टू लेट है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बिल्कुल नहीं देना चाहती हैं पैसा। तो लेट मी शो यू फ्रॉम दिस पार्ट। आप देख सकते हैं आउटकम्स लिखे हुए, मैंने पूरे नोट्स बना दिए। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा है कि $300 बिलियन एनुअली देंगे बाय 2035, है ना। ये अमाउंट लेकिन शॉर्ट है, बहुत कम है डेवलपिंग कंट्रीज को जितनी जरूरत है। मैंने बताया ट्रिलियंस में जरूरत है, $1 ट्रिलियन की जरूरत है पर ईयर। एंड डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना तो पैसा दे रही है, ना ही अपने फॉसिल फ्यूल्स को जल्दी फेज आउट कर रही हैं, ना ही नेट जीरो टारगेट उन्होंने बना रखे हैं जल्दी वाले, है ना। तो दैट इज वन थिंग जो कि जिस कारण से डेवलपिंग नेशंस को जो है वो ज्यादा बर्डन ढोना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहां पे ऑथर ने कहा कि लेकिन ग्लोबल निगोशिएशन की जरूरत तो है। फॉर एग्जांपल कुछ ऑथर ने दिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में जो आया था उसने ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स को कम कर दिए। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में आया था, इट वाज द फर्स्ट ग्लोबल अकॉर्ड ऑन रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था जिसने 2 डिग्री सेंटीग्रेड की लिमिट बनाई। एंड ग्लासगो पैक्ट जो कि 2021 में आया था, उसने लॉस एंड डैमेज फंड इंट्रोड्यूस किया था। तो ये 4 अलग अलग पैक्ट्स लिखे हुए जिनका ग्लोबल इंटरनेशनल कुछ इंपैक्ट पड़ा हो।
अब ऑथर ने इंडिया के भी एफर्ट्स हैं उसमें भी बहुत अच्छा बताया कि जैसे पहले पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें सब्सिडी दी है फॉर रूफटॉप सोलर पैनल्स फॉर एड्रेसिंग द एनर्जी, है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन ई ड्राइव इनिशिएटिव, पीएम ई ड्राइव प्रमोट्स जीरो एमिशन व्हीकल्स विद सब्सिडीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, जीरो एमिशन व्हीकल्स को लेने में ई ड्राइव इनिशिएटिव मदद करता है। देन परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम भी है जो कि इंकरेज करती है इंडस्ट्रियल हाउसेस को कि वो परफॉर्म करें और अपने कार्बन मार्केट, जैसे कार्बन ट्रेडिंग होती है ना, वो करके देखे। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। ऑथर ने यही कहा कि भाई थोड़ा हमको और एक्शन लेने पड़ेंगे नेशनल एंड लोकल लेवल पे। देन एमिशन रिडक्शन में हमको फोकस करना पड़ेगा, माइंडफुल कंजम्पशन करने की जरूरत है ना, एंड लाइफ जो मिशन है ना, लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने की जरूरत है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। काफी अच्छा एडिटोरियल था और मैंने आपको ये तो बताई दी न्यूज आर्टिकल वाइल्ड लाइफ वाली। अब एक और है ईसीडीएनए। अब ये ईसीडीएनए क्या होता है? ईसीडीएनए का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। अभी साइंटिस्ट पहले इसको इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था केवल 1.4% ट्यूमर्स ही ऐसे हैं जहां पे ईसीडीएनए देखने को मिला है। बट अभी स्टडी और ज्यादा जब जीनोमिक टेक्निक से स्टडी की गई तो ये रिवील हुआ है कि ईसीडीएनए लगभग 40% कैंसर सेल लाइंस में पाया जाता है। ईसीडीएनए 40% ऑफ कैंसर सेल लाइंस में पाया जाता है। एंड जो ब्रेन ट्यूमर सैंपल्स उसमें तो 90% में ईसीडीएनए देखने को मिला है। ईसीडीएनए को स्टडी करने के लिए एक टीम है, ई डायनामिक बोलते हैं, एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लीड करती है, ठीक है ना, ई डायनामिक, ठीक है। अब उन्होंने एक्सप्लोर किया है ईसीडीएनए का और ईसीडीएनए किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है टू द प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर एंड ड्रग रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, ईसीडीएनए कैंसर को प्रमोट करता है, कैंसर फैलाता है और ड्रग रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है, मतलब दवाई भी काम नहीं करने देता ईसीडीएनए। इसलिए ईसीडीएनए की स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है। अब ईसीडीएनए होता क्या है वो बता दूं आप लोग को। तो नॉर्मल जो ह्यूमन सेल्स होती हैं उसके न्यूक्लियस में 23 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं। नॉर्मल ह्यूमन सेल्स की जो न्यूक्लियस होते हैं सेल के, उसके अंतर्गत 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, है ना, जो कि डीएनए को इनक्लोज करते हैं, ठीक है। ये नेचुरल वो है। अब क्या होता है, कई बार कुछ नेचुरल प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जो डीएनए को डैमेज कर देती हैं, जैसे कि क्रोमोथ्रिप्सिस। क्रोमोथ्रिप्सिस नाम की एक प्रोसेस होती है। अब क्रोमोथ्रिप्सिस कुछ कैंसर्स में भी होता है। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं और रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। कई बार सेल्स भी मिस्टेक्स कर देती हैं डीएनए को कैप्सुलेट करते समय, जब उसकी कॉपी बना रही होती है। अब ऐसे समय क्या होता है, एक पार्ट डीएनए का ब्रेक कर जाता है और मेन क्रोमोसोम जो होता है उससे अलग हो जाता है और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। तो और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है फिर वो फ्रीली फ्लोट करने लगता है न्यूक्लियस के अंतर्गत, मतलब 23 क्रोमोसोम प्लस ये सर्कुलर स्ट्रक्चर अलग से। तो ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ना, इसी को ईसीडीएनए बोलते हैं, जो अलग से डीएनए से ब्रेक होके अलग हो गया हो, है ना, सर्कुलर शेप में। तो ये जो ईसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ये कुछ प्रोसेसेस के कारण ब्रेक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गई, एक्सपोजर टू सर्टेन सब्सटेंसेस एंड जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। ये दीज कैन बी ट्रिगर टू डैमेज द डीएनए, है ना, दीज कैन बी द ट्रिगर टू डैमेज द डीएनए। एंड यही जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए है, फिर ये आगे जाके आप और ज्यादा कैंसर को प्रमोट करता है और ज्यादा उसमें वो करता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी समझ में आ गया होगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वाली न्यूज मैंने आपको बता दी। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।